नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आज हम भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों की चर्चा करने वाले हैं। इंडिया पर होने वाले इनिशियल फॉरेन इन्वेजन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो क्लासेस आपने पढ़ी हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर की होंगी और उसकी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद भी होंगी। पिछली कक्षा में हमने मगध और उससे पहले हमने 16 महाजनपदों के बारे में बात की। और जब हम 16 महाजनपद आपको पढ़ा रहे थे, विशेष तौर पर जब हम गांधार और कंबोज की बात कर रहे थे, तो वहां हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि देखिए, गांधार और कंबोज पर ईरानियों का अधिकार हो गया था। गांधार एंड कंबोज बोथ वर कैप्चर्ड बाय द पर्शियन। और वहीं हमने डिस्कस किया था कि भारत पर सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण किया था वो ईरान के हखामनी साम्राज्य के राजा दारा प्रथम ने किया था। वो पर्शिया के अकेमेनिड एम्पायर का रूलर डेरियस फर्स्ट था, जिसने इंडिया पर पहला फॉरेन इन्वेजन किया था, जिसने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था। जबकि सिकंदर महान, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर तृतीय अलेक्जेंडर थ्री के नाम से जानते हैं, उसने भारत में यूनानी आक्रमण की शुरुआत की थी। उसने इंडिया में ग्रीक इन्वेजन शुरू किया था। कहने की बात कि भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया डेरियस प्रथम के नेतृत्व में, और उसके बाद भारत पर यूनानियों ने आक्रमण किया सिकंदर के नेतृत्व में। फर्स्ट पर्शियन इन्वेडेड इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ डेरियस फर्स्ट। इन हिंदी ही इज कॉल्ड दारा फर्स्ट। एंड आफ्टर द पर्शियन, ग्रीक इन्वेडेड इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर थ्री और अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पर्शियन इन्वेजन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ग्रीक इन्वेजन की बात करेंगे। बहुत अच्छे से मैप का इस्तेमाल करते हुए हर एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए हम पढ़ेंगे और हमेशा की तरह आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे। क्विज लगाइए ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकें साथियों। और जैसा आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा साथियों कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा एंशंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाए और इसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप में से अधिकांश लोगों का एग्ज़ाम है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर आपको लगे कि नहीं सर पहले मॉडर्न पढ़ा दीजिए, तो मैं पहले मॉडर्न पढ़ा दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर मिडाइवल में भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लगेगा। मिडाइवल हिस्ट्री भी छोटी है, लगभग 15-20 कक्षाओं में मिडाइवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा कक्षाएं मिडाइवल में नहीं लगती हैं। ठीक, तो मेरा ये कि क्रम से हम चल रहे हैं तो क्रम से ही चीज़ों को कवर करते चलें। फिर भी आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। ठीक, देखिए इसमें सबसे पहले हम हखामनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में एक्मेनिड एम्पायर कहा जाता है, फारस या ईरान। इसका जो संस्थापक था, हखामनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम था साइरस द्वितीय। साइरस सेकंड जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ एक्मेनिड डायनेस्टी। इसके बारे में पढ़ेंगे। दारा प्रथम, जिसका एक्चुअल नाम डेरियस द ग्रेट या डेरियस वन है, लेकिन हिंदी की किताबों में पता नहीं हमने नाम क्यों बदल दिया है दारा प्रथम। मुझे ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात लगती है कि हम नाम क्यों बदलते हैं। हम हर चीज के नाम बदल देते हैं। मैसेडोनिया का नाम हम मकदूनिया रख देते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम हम कुस्तुनतुनिया रख देते हैं, अलेक्जेंडर का नाम हम सिकंदर कर देते हैं, डेरियस का नाम हमने दारा कर दिया, साइरस का नाम हमने कुरुश कर दिया। तो नाम बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है कि आप नाम वही रखिए जो नाम वास्तविक रूप में है। पर ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से जेरिसिक्स का नाम हमने शहयार्स प्रथम रखा हुआ है। और आखिरी में दारा तृतीय, डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड को अलेक्जेंडर हरा देगा और भारत पर यूनानियों के प्रभाव की शुरुआत होगी और ईरानियों का प्रभाव खत्म होगा। तो हम साइरस के बारे में पढ़ेंगे, डेरियस के बारे में पढ़ेंगे और डेरियस थ्री के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अलेक्जेंडर उसको हराता है और भारत से ईरानी राज्य को खत्म करता है। फिर ईरानी आक्रमण पढ़ने के बाद, पर्शियन इन्वेजन को पढ़ने के बाद हम यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीक इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम अलेक्जेंडर तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिकंदर का जो वास्तविक नाम था साथियों, उसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर थर्ड था या सिकंदर तृतीय था।
उसे अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसेडोनिया कहा जाता है, मकदूनिया का अलेक्जेंडर तृतीय। तो अलेक्जेंडर तृतीय, चूंकि वो अपने सैन्य कार्यों में बहुत अच्छा था, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत एक्सेलेंट थी, तो उसे नाम दिया गया अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। उसे महान इसलिए नहीं कहा गया कि वो प्रशासन अच्छा करता था, प्रशासन तो वो कर ही नहीं पाया, उसके छोटे से जीवन काल में वो सिर्फ युद्ध लड़ते रहा। और कहा जाता है कि अलेक्जेंडर एक भी युद्ध अपने समय में नहीं हारा, जितने भी युद्ध उसने लड़े हैं लगभग सभी युद्ध अलेक्जेंडर ने जीते हैं। ऑलमोस्ट हर एक बैटल ही हैज वन, इसीलिए उसका नाम रखा गया सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे साथियों। एक बात मैं बता दूं कि ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, स्पेशली एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जीके जीएस का हमारा स्पेशल बैच, और हिस्ट्री इकोनॉमी का स्पेशल बैच है जो मुख्य परीक्षा के लिए है, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने लक्ष्य 1.0 अभी लॉन्च किया है। तो ये हमारे अलग अलग बैचेस हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस हो रही हैं साथियों, ठीक है। और ये हमारा चैनल है शुभम गुप्ता पीडीएफ, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी और जानकारी यहाँ मैं शेयर करते रहता हूँ, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हखामनी साम्राज्य के बारे में, अकेमेनिड एम्पायर के बारे में। देखो, ये जो मैप में आप इलाका देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर रीजन आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र जो है ये पर्शियन एम्पायर का इलाका था। जैसा आप देख सकते हैं कि भारत की सीमाओं तक ये फैला हुआ था, इंडिया के फ्रंट तक ये फैला हुआ था और बहुत ही बड़े क्षेत्र में विकसित था, एक बहुत बड़े एरिया में ये एक्सपेंडेड था। इसी को हम पर्शियन एम्पायर के नाम से जानते हैं, इसी को हम हखामनी वंश कहते हैं, इसी को हम अखेमेनिड डायनेस्टी कहते हैं। और इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था सीरियस सेकंड। सीरियस द्वितीय जो है वो इसका संस्थापक था, सीरियस सेकंड ने ही इसको बनाया था। तो अब दिमाग में बस ये याद रखना कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत ही बड़ा एम्पायर था। आज आधुनिक इलाके में आप देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ कजाकिस्तान वगैरह, ये सब कुछ पूरा का पूरा एरिया, अरब प्रायद्वीप को छोड़ दें, अरब पेनिनसुला को छोड़ दें, तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर हखामनी साम्राज्य का शासन था, अकेमेनिड डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक, तो इसके संस्थापक का नाम साइरस द्वितीय है, इसका जो फाउंडर है वो साइरस सेकंड है, जिसे कुरूश के नाम से भी जाना जाता है। अब साइरस के बारे में बात यह है कि इसने भी भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन ये भारत तक पहुंच नहीं पाया था, ये अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंच पाया था। फिर इसे इस क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, तो इसे वापस लौटना पड़ा। तो अगर किसी भी किताब में ये लिखा हुआ है कि साइरस ने भारत पर आक्रमण पहली बार किया, वो गलत है। साइरस ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल हो गया था। भारत पर पहला जो आक्रमण किया वो किया डेरियस प्रथम ने, जिसे हम दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। तो डेरियस प्रथम भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रांता है, फर्स्ट सक्सेसफुल फॉरेन इन्वेडर इन इंडिया। इसने लगभग 516 ईसा पूर्व के आसपास, 516 बीसीई के आसपास पंजाब और सिंध वाले इलाके में आक्रमण किया था, जहां कंबोज और गांधार नाम के महाजनपद थे। तो इसने पंजाब और सिंध वाले इलाके पर आक्रमण किया, क्योंकि ये बात ना बड़ा सेंस भी बनाती है कि उस समय अगर आप देखें तो भारत पर आक्रमण करने का ये एक सबसे प्रमुख रास्ता हुआ करता था, क्योंकि यहाँ साथियों हिंदू कुश की पहाड़ियाँ थीं। इस तरह से हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ खैबर दर्रा है और भी बहुत सारे दर्रे हैं। तो उन दर्रों से होकर कर ये पंजाब वाला इलाका है और ये सिंध वाला इलाका है। तो इन क्षेत्रों पर 516 ईसा पूर्व में जो दारह प्रथम है या डेरियस फर्स्ट है, इसने यहाँ पर अटैक किया और ये भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण था। इट वॉज फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन
इंडिया। तो ये याद रखना। अब जैसे ही उसने इन पर अटैक कर लिया तो इस पूरे क्षेत्र को उसने अपने अधिकार में ले लिया। ये पूरा का पूरा एरिया उसके अधिकार में था और इसे उसने हखामनी साम्राज्य का एकेडमिक डायनेस्टी का 20वां राज्य बनाया था, अर्थात 20वां प्रांत, 20th प्रोविंस बनाया था। ठीक है। और प्रांत के लिए छत्रप शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो कहा जाता है कि भारत में छत्रप प्रणाली लाने का श्रेय भी ईरानियों को दिया जाता है। बाद में हम शक शासकों के बारे में पढ़ेंगे, हम सीथियंस के बारे में पढ़ेंगे। सीथियंस ने इस प्रणाली का बहुत अच्छे से प्रयोग किया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में शत्रप प्रणाली किसके द्वारा लाई गई, तो ईरानी, और उसे इम्प्लीमेंट करने का काम शकों ने किया था। पर्शियन ब्रॉट द शत्रप सिस्टम इन इंडिया एंड सीथियन इम्प्लीमेंटेड दैट सिस्टम इन इंडिया इन अ वेरी गुड मैनर। ठीक है। तो ये उनका 20वां राज्य बना और यहां से लगभग उन्हें उस समय के हिसाब से 360 गोल्ड स्टर्लिंग का कुछ आय होती थी। उस समय का एक पैमाना होगा। तो एक अच्छी खासी आय भी इस क्षेत्र से होती थी क्योंकि ये इलाका उपजाऊ था, ये पूरा का पूरा इलाका फर्टाइल था साथियों। और इसमें एक व्यक्ति का योगदान बहुत बड़ा है और वो व्यक्ति है साइलैक्स। साइलैक्स जो है वो इनके नौसेना का अध्यक्ष था, वो नेवल कमांडर था। और जो साइलैक्स है इसी ने पूरी योजना तैयार की थी कि कैसे हम पंजाब और सिंध पर अधिकार करेंगे, कैसे हम पंजाब और सिंध को कैप्चर करेंगे। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब यहां से मैं फैक्ट एक बार रिकॉल कराता हूं। नंबर 1, पहला फैक्ट आपसे पूछेगा, हखामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ अकेमेनिड डायनेस्टी? जवाब दोगे साइरस द्वितीय, साइरस सेकंड। फिर भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? व्हाट वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर ऑफ इंडिया इन इंडिया? तो जवाब दोगे ईरान के हखामनी साम्राज्य के राजा दारा प्रथम ने। ठीक है। डेरियस फर्स्ट ऑफ अकेमेनिड डायनेस्टी ऑफ पर्शिया कब किया? लगभग 516 ईसा पूर्व, अराउंड 516 बीसीई। किन क्षेत्रों में किया? पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में किया। और पंजाब और सिंध को हखामनी साम्राज्य का 20वां राज्य बनाया। पंजाब एंड सिंध बिकेम द 20th प्रोविंस ऑफ हखामनी डायनेस्टी। उस समय राज्य को क्षत्रप कहा जाता था। तो क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत भी ईरानियों ने भारत में की। पर्शियन स्टार्टेड क्षत्रप सिस्टम इन इंडिया। और ये पूरी योजना बनाई थी डेरियस के नेवल कमांडर साइलैक्स ने। दारा के नौसेना अध्यक्ष साइलैक्स ने ये पूरी योजना बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक याद हो गया होगा। मैप में भी आपको दिखा दिया किस तरह से उन्होंने अटैक किया। इन क्षेत्रों में उन्होंने अटैक किया था, ये पूरे रीजन्स में उन्होंने अटैक किया था साथियों। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सर ये जो पूरी की पूरी बातें हमने बताई, तो ये पूरी जानकारी हमें 3 अभिलेखों से मिलती है। एक है बेहुस्तुन अभिलेख, बेहुस्तुन इंक्रिप्शन। फिर है पर्सी पोलिश अभिलेख, पर्सी पोलिस इंक्रिप्शन। और नक्श ए रुस्तम अभिलेख, नक्श ए रुस्तम इंक्रिप्शन। नक्श ए रुस्तम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है साथियों। और ये उसी की आप फोटो देख रहे हैं, ये नक्श ए रुस्तम अभिलेख है, नक्श ए रुस्तम इंक्रिप्शन है, जिसमें ये सारी जानकारी लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने पंजाब और सिंध पर अधिकार किया, कैसे उसे अपना 20वां राज्य बनाया, ये सारी जानकारी। तो ये सारे अभिलेख हमें ईरान में मिलते हैं। बेहुस्तून अभिलेख, पारसी पोलिश अभिलेख और नक्श ए रुस्तम अभिलेख, इनका संबंध दारा प्रथम से है। दे आर एसोसिएटेड विद द डेरियस फर्स्ट। उम्मीद है अभिलेख क्या होते हैं, इंक्रिप्शन क्या होते हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है साथियों। ठीक है। अब यहाँ एक युद्ध की चर्चा हमें करनी है और युद्ध का नाम है बैटल ऑफ अरबेला, और इसी को हम बैटल ऑफ गोगा मेला के नाम से भी जानते हैं। और ज्यादातर जो नाम चलता है वो गोगा मेला ही चलता है। बैटल ऑफ गोगा मेला या बैटल ऑफ अरबेला। ठीक है। गोगा मेला या अरबेला का युद्ध, गोगा मेला या अरबेला का युद्ध। देखिए
बहुत लंबे समय तक 200-300 सालों तक जो हखामनी साम्राज्य है वो इतने बड़े क्षेत्र को कैप्चर करके बैठा रहा, बहुत अच्छा शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। इसके बाद 326 ईसा पूर्व के आसपास, अराउंड 326 बीसी, ये वो समय है, 320 ईसा पूर्व, 326, 328, ये वो समय है जब ये जो ग्रीक वाला इलाका है यहां जन्म होता है सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, सिकंदर तृतीय का। और उसने ये बात तय की थी कि वो पूरी दुनिया को जीतेगा और वो अपनी सेना लेकर के निकलता है और जो जो उसके रास्ते में आता है वो उन सबको हराते हुए आगे बढ़ता है। और इसी बीच में एक लड़ाई होती है साथियों, जिसे हम अरबेला की लड़ाई बोलते हैं। ये वो जगह है जहां वो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ अरबेला। ये जो अरबेला की लड़ाई है ये यूनान के सिकंदर और ईरान के दारा तृतीय के बीच में हो रही है। ये जो लड़ाई है इट वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया एंड डेरियस थर्ड ऑफ पर्शिया। इसमें सिकंदर दारा तृतीय को हरा देता है, इसमें अलेक्जेंडर डिफीटेड डेरियस थर्ड और पूरे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। जो जो दारा तृतीय के नेतृत्व में थे उन सभी क्षेत्रों पर वो अधिकार कर लेता है। तो इस तरह अरेबेला की लड़ाई के बाद भारत से ईरानी शासन की समाप्ति हो गई, इंडिया से ईरानियन रूल खत्म हो गया आफ्टर दी बैटल ऑफ अरेबिला। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद भारत से ईरानी प्रभाव खत्म हो गया, आफ्टर व्हाट बैटल द पर्शियन इफेक्ट एंडेड इन इंडिया, तो पर्शियन रूल एंडेड इन इंडिया। तो जवाब देंगे बैटल ऑफ अरेबिला। कहां पर हुआ अरेबिला, जो यहां भारत में नहीं है, किसके बीच में हुआ, सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में, अलेक्जेंडर और डेरियस थर्ड के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से साथियों ईरानियों की शुरुआत हुई और इस तरह से ईरानियों का अंत भी हो गया। तो डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति जो ईरानी था, और दारा तृतीय युद्ध में हार गया और युद्ध में हारने के बाद सारी चीजें समाप्त हो गई। देखो, जब भी दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच में लड़ाई होती है, जब भी दो अलग अलग कल्चर आपस में लड़ते हैं ना, तो युद्ध भले ही खत्म हो जाए, कोई जीते या हारे, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उसका इफेक्ट होता है। क्योंकि जब दो अलग अलग लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कल्चरल एक्सचेंज भी करते हैं, वो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करते हैं, और यहां पर भी यही हुआ। दारा तृतीय अरबेला की लड़ाई में हार गया, भारत से ईरानी राज्य खत्म हो गया, लेकिन भारत पर ईरानी कुछ प्रभाव छोड़ करके चले गए, इंडिया में पर्शियंस कुछ इफेक्ट छोड़ करके चले गए। तो एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या हुए, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन इन इंडिया। तो ध्यान से समझना, पहला प्रभाव यह हुआ कि भारत में अभिलेख लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, इंडिया में इनक्रिप्शन की प्रैक्टिस शुरू हो गए। भारत में ये अभिलेख वगैरह नहीं लिखे जाते थे। अशोक ने एक बहुत बड़ा अभिलेख लिखा, और भी हमें अभिलेख देखने के लिए मिलते हैं। तो भारत में जो अभिलेख उत्कीर्णन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो इनक्रिप्शन एनग्रेविंग की प्रोसेस शुरू हुई है, ये ईरानियों से प्रभावित है। ईरानी बहुत अभिलेख लिखवाते थे, पर्शियंस जो है वो बहुत इनक्रिप्शन लिखवाते थे। इसके साथ साथ भारत में दो नई लिपियां भी आईं। भारत में ब्राह्मी लिपि शुरू हो चुकी थी, इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ईरानी आक्रमण के कारण भारत में दो नई लिपियां आई साथियों। एक तो खरोष्ठी लिपि, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस तरीके से खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ठीक है, और दूसरा अरमेक लिपि, अरमेक स्क्रिप्ट। ये दो नई लिपियां भारत में आई। ये जो आप देख रहे हैं ये अरमेक लिपि के अक्षर हैं साथियों, ये अरमेक अल्फाबेट हैं इस तरह से, और ये जो आप देख रहे हैं ये खरोष्ठी लिपि के अक्षर हैं, दे आर दी वर्ड्स ऑफ
खरोष्टी इनक्रिप्शन। जैसे का इस तरीके से लिखा गया है, चा इस तरह से बनाया गया है, जा वाई के तरीके से जा बनाया गया है। और हमने पढ़ा था कि जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन लिपियों को पढ़ा था, जिन्होंने इन स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। तो अगर आपसे पूछें कि ईरानी आक्रमण का भारत पर सबसे बड़ा क्या प्रभाव हुआ, पर्शियन इन्वेजन का सबसे बड़ा इफेक्ट इंडिया पर क्या हुआ, अभिलेख उत्कीर्णन की प्रथा अर्थात इनक्रिप्शन एनग्रेविंग की प्रोसेस, दूसरा अरमाइक और खरोष्ठी लिपि की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ अरमाइक एंड खरोष्ठी इनक्रिप्शन स्क्रिप्ट। और जो खरोष्ठी है वो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। एक और प्रभाव ये हुआ साथियों कि हमें भारत में नए प्रकार के सिक्के देखने के लिए मिले। जैसे इन क्षेत्रों में चांदी के सिक्के चलते थे जिन्हें सिलगोई या सैकल्स कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को डेरेक कहा जाता था। ये ईरानी सिक्के दिखा रहे हैं साथियों। तो इस समय जो ईरानी सोने के सिक्के थे उन्हें डेरेक कहा जाता था, और ईरानी चांदी के सिक्कों को सिलगोई या सैकल्स कहा जाता था। तो ये शब्द भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन से सिक्कों की शुरुआत भारत में ईरानियों ने की थी। तो पर्शियन स्टार्टेड 2 टाइप्स ऑफ कॉइन इन इंडिया, सिल्वर कॉइन कॉल्ड सिग्लोई और सैकल्स एंड गोल्ड कॉइन कॉल्ड डेरिक। इन सिक्कों की शुरुआत इन्होंने भारत में की थी, इन क्वाइंस को इन्होंने इंडिया में शुरू किया था। अभी भी भारत के बड़े हिस्से में, इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में चांदी के पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के चल रहे हैं, सिल्वर के पंचमार्क्ड क्वाइन चल रहे हैं, और लंबे समय तक भारत में चांदी के आहत सिक्के ही चलेंगे, सिल्वर के पंचमार्क्ड क्वाइन चलेंगे, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तीसरा, भारत में इन्होंने छत्र प्रणाली की शुरुआत की, और ये जो छत्र प्रणाली है इसका वास्तविक रूप में जो प्रयोग करेंगे वो शक करेंगे। हम पढ़ेंगे सीथियन जो है वो छत्र प्रणाली का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। इसमें होता यह था कि राज्य बनाया जाता था, राज्य को भी क्षत्रप कहा जाता था, वहां एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था, और गवर्नर को भी जनरली क्षत्रप कहा जाता था। एक प्रांत होता था जो कि एक गवर्नर के द्वारा रूल होता था, जिसे क्षत्रप कहते थे साथियों। तो इसी को क्षत्रप प्रणाली कहा गया कि राज्य बनाइए, वहां पर एक गवर्नर नियुक्त कीजिए, और उस गवर्नर को भी क्षत्रप नाम दिया गया था। तो ये ईरानी आक्रमण के प्रभाव हुए, ये पर्शियन इन्वेजन के इफेक्ट हुए। सारी चीजें मैं 2 मिनट में रिकॉल करा देता हूं ताकि हर पॉइंट आपको याद हो जाए। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सर सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत पर जो प्रथम सफल विदेशी आक्रमण है, फर्स्ट सक्सेसफुल फॉरेन इन्वेजन है, ये डेरियस प्रथम ने किया था, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं। ये अकेमेनिड डायनेस्टी अर्थात हखामनी साम्राज्य से संबंधित था, और ये ईरान अर्थात पर्शियन था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि एक दारा तृतीय था, डेरियस थर्ड था। डेरियस थर्ड और अलेक्जेंडर के बीच में एक लड़ाई हुई जिसे हम बैटल ऑफ अर्बेला कहते हैं। अलेक्जेंडर जीत गया, दारा हार गया, और भारत में ईरानियों का प्रभाव खत्म हो गया। ईरानी आक्रमण की वजह से भारत में अरमेक इन स्क्रिप्ट आई, भारत में खरोष्ठी इन स्क्रिप्ट आई, और भारत में इनक्रिप्शन की प्रक्रियाएं शुरू हुई। ईरानी आक्रमण की वजह से भारत में अरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि आई, और अभिलेख के उत्कीर्णन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अलावा दोस्तों हमें एक और पॉइंट याद रखना है विच इज इंपॉर्टेंट, कि ये तो हुआ ही हुआ, भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत भी हुई। भारत में गोल्ड क्वाइन चले जिन्हें डेरिक कहा जाता है, और सिल्वर क्वाइन चले जिन्हें सिग्लोई या सैकल्स के नाम से जाना जाता है। ये मोटे मोटे तौर पर सारी बातें थी जो हमने अब तक पढ़ी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि भारत पर सिकंदर का जो आक्रमण था, या भारत पर यूनानी आक्रमण किस रूप में हुआ, उसके क्या प्रभाव पड़े, ये सारी बातें। देखिए मैं बहुत इमेजेस और मैप यूज करता हूँ ताकि पढ़ने में आपको अच्छा लगे, चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आए साथियों। तो अब हमें डिस्कस इसी बात को करना है कि भारत में यूनानी आक्रमण कैसे हुआ,
इंडिया में ग्रीक इन्वेजन कैसे हुआ और यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव हुआ, ग्रीक इन्वेजन के बारे में अब हम बात करेंगे साथियों। साथियों, सबसे पहले हमें यहाँ ये डिस्कस करना होगा, जब हम सिकंदर के आक्रमण की बात करते हैं, जब हम अलेक्जेंडर के अटैक की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि सिकंदर कौन था, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो भारत तक पहुंचा। तो पहले हम उसकी जर्नी को डिस्कस करेंगे, फिर हम भारत पर उसके आक्रमण को डिस्कस करेंगे, और यूनानी आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सिकंदर का जो मूल नाम था वो था मैसेडोनिया का सिकंदर तृतीय। सिकंदर का जो मूल नाम था साथियों, वो था मैसेडोनिया का सिकंदर तृतीय, अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसेडोनिया। सिकंदर का जन्म जुलाई 356 ईसा पूर्व में ग्रीस के पेला नाम की जगह पे हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैसेडोनिया के राजा थे। इनके गुरु महान अरस्तु थे, एरिस्टोटल इनके गुरु का नाम था। और सिकंदर की मृत्यु जून 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में हुई थी, और भारत पर इसने जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। तो ये बहुत बेसिक जानकारी है कि सिकंदर का जन्म ग्रीस वाला जो इलाका है यहाँ पर दोस्तों, ये पेला नाम की जगह है, ग्रीस में अभी वर्तमान में ये आता है, यहाँ सिकंदर का जन्म हुआ था। और उसकी जो मृत्यु हुई है वो बेबीलोन में हुई है। ये वो जगह है जहां सिकंदर की मृत्यु हुई, जहां सिकंदर की डेथ हुई। तो बर्थ आपको याद रखना है, ग्रीस के पेला में हुआ था, और जो डेथ है वो 323 ईसा पूर्व में 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई थी। भारत पर उसने आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 बीसी में उसने इंडिया पर अटैक किया था। लगभग 1.5 से 2 साल का समय भारत वाले क्षेत्र में उसने बिताया। भारत से वो वापस गया, और ब्रेन फीवर की वजह से, ज्वर मस्तिष्क की वजह से 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी डेथ हो जाती है। सिकंदर के जो मार्गदर्शक थे, जिन्होंने सिकंदर को गाइड किया, उनका नाम अरस्तु है, एरिस्टोटल। महानतम दार्शनिकों में से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ ऑल टाइम। और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। अलेक्जेंडर के जो फादर हैं उनका नाम फिलिप सेकंड था, और वो ग्रीस में एक राज्य था जिसका नाम था मैसेडोनिया। मैसेडोनिया के राजा थे, जो वर्तमान ग्रीस है वहां पर मैसेडोनिया नाम का एक स्टेट था। उस स्टेट के रूलर थे फिलिप सेकंड, फिलिप द्वितीय। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि वो भारत कैसे पहुंचा। तो सिकंदर ने एक सपना देखा था कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता है। इसी उद्देश्य से उसने एक बहुत अच्छी सेना बनाई थी। मैं दोबारा से ये बात रिपीट करूंगा कि सिकंदर को महान कहा जाता है उसकी मिलिट्री जीनियस के लिए। सिकंदर 2 चीजों में बहुत अच्छा था, एक कूटनीति और दूसरा अपने सैन्य अभियान। अलेक्जेंडर वॉज वेरी वेरी जीनियस एट 2 थिंग्स, फर्स्ट हिज डिप्लोमेसी एंड सेकंड हिज मिलिट्री कैंपेन। वो प्रशासन कर ही नहीं पाया, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसका पूरा का पूरा समय युद्ध लड़ने में ही चला गया। उसका पूरा का पूरा टाइम सिर्फ बैटलफील्ड में ही गुजरा। और उसी युद्ध भूमि में 323 ईसा पूर्व को बेबीलोन में ज्वर मस्तिष्क की वजह से, ब्रेन फीवर की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है साथियों। तो भारत किस तरीके से आया? उसने भारत से पहले कई जगह को जीता। एशिया माइनर वाला इलाका, अर्मेनिया, ये मेसोपोटामिया वाला इलाका, और बहुत सारे युद्ध लड़े। इजिप्ट गया, हर जगह वो अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर जरूर बसाता था। यहाँ आप देखें बेबीलोन हो गया, ये अर्बेला हो गया जहाँ उसने दारा तृतीय को हराया था, डेरियस थर्ड को डिफीट किया था। ऐसे होते हुए वो भारत पहुंचा। और जब वो भारत आया तो भारत आने के लिए उसे हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करना पड़ा। और जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है
उसमें खैबर नाम का एक दर्रा है, खैबर नाम का एक पास है। दर्रा एक ऐसी जगह होता है जो पर्वत के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति देता है। तो एक दर्रा था जिसका नाम है खैबर दर्रा। तो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे को उसने पास किया और भारत पहुंचा। भारत में सिंधु नदी के क्षेत्र को उसने जीता। यहाँ पोरस से उसकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में हालांकि सिकंदर जीत गया, लेकिन पोरस से बहुत प्रभावित था तो उसने उसका राज्य पोरस को वापस कर दिया। व्यास नदी के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से वो लगातार युद्ध कर रहे थे और उन्होंने धनानंद की सेना के बारे में सुना था कि एक धनानंद नाम का शासक है जो बहुत बहुत शक्तिशाली है और उसके पास एक विशाल काय सेना है और उस सेना में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक तो सेना कई सालों से लड़ रही थी और फिर नंद वंश के राजा की सेना के बारे में सुन के उनका मनोबल टूट गया। तो ब्यास नदी के बाद सिकंदर वापस चला गया। इससे पहले 3 शहर उसने बसाए, एक अलेक्जेंड्रिया, एक बुकाफेल और निकैया। बुकाफेल उसके घोड़े का नाम था। आइए इन सब बातों को अब हम डिस्कस करते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखें, जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय पंजाब और सिंध वाले इलाके में 28 स्वतंत्र राज्य थे, 28 इंडिपेंडेंट स्टेट थे। एक्चुअल में हुआ ये कि जैसे ही दारा तृतीय हारा, डेरियस थर्ड हारा, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए, बहुत सारे फ्रेगमेंटेड स्टेट बन गए। तो लगभग 28 छोटे छोटे राज्य थे जिस समय पंजाब और सिंध पर अटैक किया था अलेक्जेंडर ने। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, उसने अटैक कैसे किया? तो हिंदू कुश पर्वतमाला में खैबर नाम का एक दर्रा है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज में खैबर नाम का एक पास है। उसी दर्रे से होकर के उसने अटैक किया था भारत पर। जब उसने भारत पर अटैक किया तो उसे तक्षशिला के राजा आम्भी मिले। आम्भी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, बिना लड़े ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो पूछा जाता है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय तक्षशिला का राजा कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? तो याद रखेंगे, आम्भी उस समय का राजा था जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। एक गणराज्य भी यहां था इसी क्षेत्र में जिसको अश्वक गणराज्य कहा जाता है, अश्वक रिपब्लिक कहा जाता है। अब जो अश्वक गणराज्य है या अश्वक रिपब्लिक है, इसकी एक अलग कहानी है साथियों। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जब सिकंदर ने यहां आक्रमण किया तो पहले यहां के पुरुष लड़े। अब जब यहाँ के पुरुषों को सिकंदर ने पूरी तरह से मार दिया तो फिर यहाँ की महिलाओं ने हथियार उठाए थे साथियों, और महिलाएं भी तब तक लड़ती रहीं जब तक पूरी की पूरी सेना, महिलाओं की जो सेना थी वो खत्म नहीं हो गई। तो सिकंदर यहाँ से बहुत प्रभावित होना शुरू हुआ कि जिस जगह अब वो जाने वाला है वहाँ के लोग बहुत संघर्ष करने वाले हैं और इतनी आसान राह नहीं होने वाली। तो आज भी जो अश्वक रिपब्लिक है वहां की महिलाओं के बलिदान को याद किया जाता है कि यहाँ की महिलाओं ने सिकंदर का सामना किया था। पुरुषों के खत्म होने के बाद महिलाओं ने हथियार उठाए थे साथियों। इसी तरह एक और जगह है जिसका नाम आपको याद रखना है, मैं बता देता हूं। एक और जगह है साथियों जो है इसी क्षेत्र में है, जहां आगला सोई जाति थी, जहां आगला सोई ट्राइब थी। आगला सोई ट्राइब की भी एक कहानी है कि जब यहाँ पुरुष खत्म हो गए, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा सिकंदर ने कि आप सब लोग सरेंडर कर दो, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया बल्कि आग में कूद करके सभी ने अपनी जान दे दी। तो ये 2-3 कहानियां बड़ी फेमस हैं, चाहे वो अश्वक गणराज्य की कहानी हो जिनकी राजधानी मसग्ग थी, चाहे वो अश्वगोई जाति की कहानी हो जिन्होंने आत्मदाह कर लिया। तो इस सब से सिकंदर बहुत प्रभावित होने लगा था। अलेक्जेंडर स्टार्टेड अफेक्टिंग कि यार यहाँ के लोग ऐसे हैं, इतनी ज्यादा चीजें यहाँ डिफरेंट हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है सिकंदर की, वो होती है पुरु के राजा पोरस के साथ। पोरस एक राजा थे
पोरस का जो राज्य है वो दो नदियों के बीच में था साथियों, एक झेलम नदी और एक चेनाब नदी, इनके बीच में पोरस का राज्य था। और पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई होती है चूंकि ये झेलम नदी के किनारे हुई, और झेलम नदी को यूनान में हाइडेस्पीस नदी कहा गया है, इसलिए इसे झेलम नदी का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध, और ये जो इलाका है ये कर्री नाम का इलाका है, तो इसी को झेलम का युद्ध, कर्री का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर का सबसे बड़ा युद्ध यही था भारत में। भारत में पोरस और सिकंदर के बीच में, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, अ बैटल कॉल्ड हाइडेस्पीस और बैटल ऑफ कर्री, बैटल ऑफ झेलम was fought. It was fought on the bank of Jhelum river that was called Hydaspes in the Greek language. तो याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है। चूंकि ये युद्ध झेलम के किनारे हुआ, इसलिए इसे झेलम का युद्ध, कर्री का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हो गई थी, लेकिन जब पोरस से सिकंदर ने पूछा कि अब बताओ तुम हार गए हो, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो पोरस ने जवाब किया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बहुत प्रभावित था। एक तो पोरस बहुत वीरता के साथ लड़ा था साथियों, और इतनी वीरता से प्रभावित होकर के सिकंदर ने पोरस को अपना दोस्त बनाया और उसका पूरा का पूरा राज्य उसको वापस कर दिया, पूरा का पूरा स्टेट पोरस को वापस कर दिया। ये वो जगह है जहां लड़ाई हुई। ये पोरस की सेना है जिसमें हाथी भी शामिल थे, ये सिकंदर की सेना है जिसमें घुड़सवार मुख्य रूप से शामिल थे। इस जगह पर लड़ाई हुई थी, यहां से पोरस आया था और इस तरह से सिकंदर की सेना ने अटैक किया था। ये वो जगह है जहां पर लड़ाई हुई। ये झेलम नदी है जिसे हाइडेस्पीस कहा जाता था। फिर सिकंदर की वापसी कैसे होती है? अब जैसा हमने आपको बताया कि सिकंदर की सेना पिछले कई सालों से युद्ध लड़ रही थी, तो जब वो व्यास नदी के पास पहुंचे, सिकंदर की सेना का मनोबल टूट चुका था। और दूसरा, इस समय मगध के राजा का नाम धनानंद था, और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, बहुत ही पावरफुल महाजनपद था, और उसके बारे में सुना बहुत कुछ था क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला से जुड़ी हुई थी चीजें। तो वहां के लोग मगध के बारे में बहुत बताते थे कि वहां के राजा के पास हजारों की सेना में हाथी हैं, हजारों की संख्या में घोड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। तो ये सारी बातें सेना ने सुन रखी थी, तो उनका मनोबल नीचे था। तो सिकंदर की सेना ने यह निर्णय लिया कि वो ब्यास नदी के बाद भारत से वापस चले गए। दे सिकंदर की जो सेना है वो व्यास नदी से भारत में वापस चली गई। इसके बाद वो आगे नहीं बढ़े। व्यास नदी को ग्रीक भाषा में हाई फेसिस कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना किस नदी के किनारे से वापस चली गई, तो व्यास नदी के बाद सिकंदर की सेना वापस चली गई। बैंक ऑफ ब्यास के बाद सिकंदर अलेक्जेंडर भारत से वापस चला गया। उसने भारतीय क्षेत्रों का जो प्रमुख है, हेड ऑफ इंडियन टेरिटरी, उसने फिलिप को बनाया। फिलिप को बाद में मार दिया जाएगा। फिर यहाँ अलग अलग बहुत सारे लोग शासन करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कहानी को। पर जब सिकंदर गया तो उसने फिलिप को इन पूरे क्षेत्रों का प्रमुख बना दिया था। एक सिकंदर के साथ बहुत सारे विद्वान भी भारत आए थे। अलेक्जेंडर के साथ बहुत सारे स्कॉलर भी इंडिया आए थे, जैसे अरिटोबुलस, ओने सीक्रेटस और नियार्कस। ये सब सिकंदर के साथ भारत आए थे। और एक और बात याद रखना कि एक भारतीय दार्शनिक थे कालानास, इसको सिकंदर अपने साथ ग्रीक ले गया था वापस। और सिकंदर ने मुख्य रूप से 3 शहरों का निर्माण किया। निकैया, जिसका मतलब होता है विजयनगर, बुकाफेला, जो उसके घोड़े के नाम पर था, और तीसरा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर बनाया, यहाँ बुकाफेला नाम का शहर बनाया, और यहाँ निकैया नाम का शहर बनाया। इन 3 शहरों की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत में कौन कौन से शहरों की स्थापना की थी, तो बुकाफेला, निकैया और अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया एक ऐसा शहर था जिसे सिकंदर ने लगभग हर एक जगह पर बसाया है साथियों। तो ये शहर उसने बसाए थे। ये याद रखना। कौन सी नदी से लौटा? व्यास नदी से। फिलिप को प्रमुख बनाया,
कालानास नाम के एक भारतीय दार्शनिक थे जिनको सिकंदर अपने साथ वापस ले गया, और निकैया और बुकाफेला नाम के 2 शहर भी बसाए थे। अब हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ, अलेक्जेंडर के अटैक का इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ। सबसे पहली बात यह है कि भारत में उलूक शैली के सिक्के चलने लगे। इंडिया में उलूक स्टाइल के क्वाइन की शुरुआत हुई। मतलब इसमें क्या होता था कि अभी तक पंचमार्क क्वाइन चल रहे थे, अब एक बहुत अच्छे डिजाइन से, एक जैसे आकार के, इस तरह के सिक्कों की भारत में शुरुआत हुई। हमेशा व्यापार बहुत बढ़ गया। भारत और ग्रीस के बीच में, इंडिया और यूनान के बीच में ट्रेड बहुत बढ़ गया और ये ट्रेड आगे बढ़ता ही रहा, कभी भी ये ट्रेड कम नहीं हुआ। इसके बाद ट्रेड हमेशा बढ़ता रहा, चाहे वो मध्यकाल हो, वो आधुनिक इतिहास हो, ये व्यापार बढ़ता ही चला गया साथियों। इसके अलावा भारतीयों ने भी अश्वरोही सेना को प्रमुखता प्रदान की। कैवलरी को इंडियंस ने प्रमोट करना शुरू किया। पहले भारतीय अपनी सेना में सिर्फ हाथियों को रखा करते थे, अब हाथियों के साथ साथ उन्होंने घोड़ों के महत्व को समझा और घुड़सवार सेना में वृद्धि की, कैवलरी को इंक्रीज किया साथियों। भारत में यवनिका का प्रयोग किया जाने लगा। यवनिका जो शब्द है ये पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रंगमंच अर्थात नाटक, नाटक की परंपरा शुरू हो चुकी थी। अलग अलग स्टेजेस पर कलाकारों के द्वारा नाटक किए जाते थे। तो नाटक में जो पर्दा लगाने की प्रथा है वो ग्रीक से ही भारत आई और उसके लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में खगोल विज्ञान में भी बहुत बड़ा योगदान रहा, एस्ट्रोनॉमी में भी बड़ा योगदान रहा। रोमक और पॉलिश सिद्धांत जो अडॉप्ट किए भारतीय खगोल शास्त्र ने, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो रोमक और पॉलिश सिद्धांत ये भी यूनानियों की देन है। एस्ट्रोलॉजी में भी होरोशास्त्र जो हम प्रयोग करते हैं वो ग्रीक शब्द हॉरोस्कोप से बना हुआ है। यूनानी शब्द हॉरोस्कोप संस्कृत में होरा शास्त्र हो गया। ये सारे प्रभाव देखने मिलते हैं। तो मुख्य रूप से व्यापार बढ़ा, उलूक शैली के सिक्के चले, भारत में अश्वरोही सेना को बढ़ावा मिला और यवनिका नाम का प्रयोग या यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये मोटे मोटे तौर पर प्रभाव थे जो यूनानी आक्रमण के प्रभाव हमें भारत में देखने के लिए मिलते हैं। ग्रीक इन्वेजन के इफेक्ट हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। आखिरी में एक पॉइंट मैं और बताऊंगा कि ये भारत की नदियां हैं और ये उनके यूनानी नाम हैं। झेलम को हाइडेस्पीज कहते थे, रावी को हाइड्रोटीस कहते थे, चेनाब को अकेसनीज कहते थे, व्यास को हाईफेसिस कहते थे और सतलज को जरड्रॉस कहते थे। इन नदियों की जानकारी, इंडस को इंडस ही कहते थे। एक्चुअल में इंडस नाम ही ग्रीक्स ने दिया है, वहीं से भारत का नाम इंडिया पड़ा है। तो ये मुख्य रूप से प्रभाव होंगे। तो ये साथियों हमारा टॉपिक था भारत में विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, जहां हमने पहले हखामनी अर्थात पर्शियन इन्वेजन की बात की और फिर हमने यूनानी आक्रमण अर्थात ग्रीक इन्वेजन की बात की। उम्मीद है कि यह सेशन आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि वो मुझे अलग से ही पढ़ाना पड़ेगा, मैं किसी और के साथ उसको इंक्लूड नहीं कर सकता। 20-22 मिनट का लेक्चर होगा भारतीय दर्शन का, इंडियन फिलॉसफी का, तो वो लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर शैव और भागवत धर्म। ये 3 लेक्चर होंगे। इसके बाद साथियों हम सीधे चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में। वी विल मेक श्योर कि मैक्सिमम चीज़ें हम जुलाई के फर्स्ट वीक तक एंशंट में ख़त्म कर दें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ये यहाँ से हमारा PDF आपको मिल जाएगा। ये हमारी एकेडमी है, शुभम गुप्ता एकेडमी। आप प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये नंबर है। अब ये हमारा ही प्लेटफॉर्म है साथियों, तो कुछ भी आपको समस्या नहीं होगी और बहुत अच्छे से हम यहाँ चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।